अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुशामदीद। मैं हूं फ़हीम भट्टी। 7 अरब यूएस डॉलर की मंजूरी दे दी है आईएमएफ ने, और एक मौमा बना हुआ था कि पता नहीं ये अप्रूव होगा भी कि नहीं होगा। डिस्कशन यहाँ तक हो रही थी कि शायद हम लोग यूरोपियन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो बैंक्स हैं उनसे लोन की बात करें, लेकिन वो डबल डिजिट में इंटरेस्ट रेट पे दे रहे थे। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिनसे हमने कर्जा लिया हुआ था, सऊदीया, यूएई, चाइना, उनसे लिए हुए जो डॉलर्स थे उसके रोल ओवर की बात जो है वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब तीनों ममालिक ने गारंटी दे दी आईएमएफ को, ये एक हुकूमत पाकिस्तान की सक्सेस है, कामयाबी है, क्योंकि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। अगर ये 7 अरब डॉलर ना मिलता तो हमारी इकॉनमी का पहिया चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। और अब खबर ये भी है कि इंटरेस्ट रेट 4 के आसपास है। अब ये जो इन्होंने हमें 7 अरब डॉलर दिया है, मंजूरी दी है, 30 सितंबर से पहले इसकी पहली किस्त मिल जाएगी। और इस पे आज हम सवाल ये उठता है कि ये कर्जा ज़ाहिर हमने वापस भी करना है, फिर क्या ये हमारा वाकई में आखिरी कर्जा होगा, आखिरी प्रोग्राम होगा आईएमएफ के साथ, या फिर कर्जों का और आईएमएफ के प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हम कर्जों के तले दबे रहेंगे और हमारी कोशिश बस यही होगी कर्जे लें और उससे काम चलाएं और इकॉनमी का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। क्योंकि जब तक इस कर्जे से हमारी निजात नहीं छूटेगी तो हमारा मुल्क किसी भी तरीके से फाइनेंशियली तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। बाकी सियासी इश्यूज़ को भी ज़ेरे बहस लेके आएंगे। फजलुर रहमान साहब का भी बयान है, वो कहते हैं कि आईनी अदालत के हक में है, किसी शख्स के लिए तरमीम मंजूर नहीं है। यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि किसी शख्स के लिए तरमीम मंजूर नहीं है, इसका मतलब है कि उनका इशारा किसी एक ऐसी मखसूस शख्सियत की जानिब है जिनके बारे में फजलुर रहमान साहब को ऐसा लगा कि हुकूमत की कोशिश है कि फौरी तौर पर आईनी तरमीम हो जाए और आईनी अदालत क़याम में आ जाए और वो जो शख्सियत हैं उनकी अपॉइंटमेंट उस अदालत में हो जाए जिसका फ़ायदा मुमकिन तौर पर हुकूमत वक्त लेना चाहती है। इसके साथ साथ बाकी इशूज़ भी हैं, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा और अज़हर सिद्दीक़ साहब। वेलकम कहता हूँ जी तमाम मेहमानों को। बेग साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, कितनी बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर की मंजूरी आईएमएफ की जानिब से, और किस तरीके से हुकूमत ने कन्विंस किया तीनों दोस्त ममालिक को? दूसरा, अब ये जो कर्जा है ये हमने वापस भी करना है, तो हमारी इकॉनमी का सर्कल किस तरीके से, किस सूरत चलना चाहिए या चलेगा कि हमने ये कर्जा पे ऑफ भी करना है, और क्या ये हमारा आखिरी आईएमएफ का प्रोग्राम साबित हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि 7 बिलियन डॉलर के 37 महीने के, ये तवील मियाद कर्जा है, ये स्टैंड बाई नहीं है 1 साल का। तो 7 अरब डॉलर का 37 महीने का तवील मियाद ये कर्जा आईएमएफ ने कल उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया है। इसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो हमारे 3 दोस्त ममालिक चाइना, सऊदीया और यूएई को जाता है, जिन्होंने टोटल 12 अरब डॉलर जो हैं वो रोल ओवर की यकीन दहानी दिलाई आईएमएफ को कि वो हमारे साथ हर साल इसको रोल ओवर करेंगे और इन फंड्स को निकालेंगे नहीं, ताकि हमारे रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व, उसका लेवल जो है वो मुस्तहकम रहे, बरकरार रहे। दूसरा सवाल, आपका आखिरी कर्जा हरगिज नहीं है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये कर्जे इसी तरह से लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी डेट मैनेजमेंट की जो प्रेजेंटेशन हमें दी गई मोहसिन चंदा साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, उसमें सब कुछ बताया था कि नेक्स्ट 4 साल में 100 अरब डॉलर की हमने पेमेंट करनी है, यानी 25 अरब डॉलर हर साल। इस साल भी हमें 20 अरब डॉलर पेमेंट करना पड़ा। तो एक हिकमत अमली को ऐसी मुझे नहीं मिली है जिसके तहत मैं आपको ये कह सकूं कि ये आखिरी कर्जा है। खुश करने की तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह करे ये आखिरी कर्जा हो, लेकिन आपने कोई हिकमत अमली ऐसे वजह नहीं की जिससे इसकी आप गारंटी दें कि जी ये कर्जे के बाद हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अच्छा, दो चीजें हैं कि एक तो ये कि क्या हिकमत अमली वजह ने की हुकूमत ने, और दूसरा कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका जवाब मैं लेता हूँ ताहिरा साहिबा से। ताहिरा साहिबा, अब ये जो बेग साहब बात कर रहे हैं कि ये आखिरी कर्जा या आखिरी प्रोग्राम साबित नहीं होगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई हिकमत अमली ऐसी हमने वाजे नहीं की, यानी कि हुकूमत वक्त ने, तो ऐसी हिकमत अमली वाजे नहीं की या फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है? सबसे पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने दिन रात अपनी काविशें करके अपनी पूरी टीम के साथ आज इस काबिल हुआ पाकिस्तान के उन्होंने
IMF का 7 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर करवाया है। हिकमत अमली तो शुरू दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब की है कि हर शख्स को टैक्स देना चाहिए। जब तक हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे नहीं, मुल्क तरक्की करेगा कैसे? हम बड़े बड़े मुल्कों की मिसालें देते हैं जी, उन मुल्कों के देखें, लेकिन वहाँ पे कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो टैक्स जमा ना करवाता हो, क्योंकि यही टैक्स है जिसकी रकम जमा होती है और आवाम की फलाह बहबूद पे लगती है और पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे पाए तकमील तक टैक्स देना तो पहुंचते चाहिए, हैं। लेकिन ताहिरा साहबा मसला ये है कि लोग टैक्स दे ही नहीं रहे। जो दुकानदार रिटेलर्स हैं वो उनको टैक्स नेट में हुकूमत ला नहीं सकी। फिर ये फैक्ट जो हमारे सामने पड़े हैं कि 6 मिलियन रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान है, जिनमें से सिर्फ 2.5 मिलियन जो हैं वो टैक्स अदा ही नहीं कर रहे। तो ये तो हुकूमत का काम है ना, खुद से तो खुशी से आके कोई भी आपके दरवाजे पे खड़ा होकर FBR के टैक्स तो नहीं देगा। देखिए, हमारे दरवाजे पे ना दे, लेकिन FBR की टीमें जब जाती हैं, आप जब टैक्स चोरी करते हैं, बड़ी दुख की बात है, और फिर हुकूमत से मुतालबा करते हैं हमें हर किस्म की सहूलियात भी मिले, तो ये कैसे मुमकिन है? हमें हर शख्स को खुद ही अपना मुहासबा करना होगा, चाहे वो थोड़ा कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है, कि ये टैक्स उसने गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराना है, और ये एक इंसान की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अजहर साहब, इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट जो है किसी का दरवाज़ा खटका के अंदर नहीं जा सकती। उनको ये एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए कि पाकिस्तान की माशी तरक्की तभी मुमकिन है जब वो टैक्स अदा करेंगे। काश ताहिरा साहिबा ये वो दिन आ जाए जब हर पाकिस्तानी शहरी को एहसास जिम्मेदारी हो, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो साफ़ी हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो आम अवाम है, चाहे वो तजारत करने वाले ताजर हैं। नहीं, मैंने तो किसी भी तबके का नाम नहीं दिया, ठीक है। मैंने हर शख्स को मुखातिब किया, खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये टैक्स देना इसी तरह है ज़रूरी जैसे कोई दीनी फरीज़ा है जो हम अदा करते हैं। अच्छा, ठीक है। अजहर साहब, ये आप इम्प्रेस हुए हैं? हुकूमत पाकिस्तान ने 7 अरब डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया। प्रोग्राम जो है वो 3 साल और तकरीबन 1 माह बनता है, उसमें हमें ये रकम मिलेगी। अगर हमें ये रकम ना मिलती तो पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया जाम हो जाता, रुक जाता। और दूसरा, टैक्स के हवाले से आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है या अवाम की जिम्मेदारी है? हुकूमत के प्रेशर के बगैर वो खुद से स्टेप इन करें और टैक्स देना शुरू कर दें? अच्छा, एक तो बहुत शुक्रिया ना शहबाज शरीफ का ना किसी गवर्नमेंट का है। इनके तो एक रुपए की भी इसमें कोई कहें कंट्रीब्यूशन हो। इख्तियार साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि असल रोल ओवर देने के लिए 12 बिलियन डॉलर का यूएई ने, चाइना ने और अपना इन्होंने कहा तो ये पॉसिबल हो सका। तो ये जो हम बता रहे हैं ना कि बड़ा क्रेडिट है IMF ने, पता नहीं, तो बात सच बतानी चाहिए कौम को। दूसरा, इन्होंने झूठ बोला कि हम IMF के कर्जे से निजात दिला देंगे, हम आपको 1 साल में। अभी खुद 37 महीने का सारों ने मान लिया, यानी ये पूरी 5 साल जब तक आप हुकूमत ये कर रहे हैं, ये तब तक का रोल ओवर है। जो भी है, इट्स अ गुड थिंग, यानी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन चेहरे पे नकाब हो गए कि ये जो बड़े दावे थे ना, वो जाकर तस्वीरें उतारना और ये करना, ये खुदारा मत झूठ बोले कौम के साथ। क्या इनके पास एक कौन है, इकोनॉमिक टीम क्या है? अभी बैठ के मैं भी टैक्स का भी जवाब देता हूँ, लेकिन एक चीज ज़हन में रख लीजिए, इनएबिलिटी है। आपने गुज़श्ता 2.5 सालों में के अलावा कोई करप्शन के केस बनाए हो, आपने कोई FIA के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए हो, आपके सामने बता दें मुझे कोई एक केस भी। सिर्फ इमरान खान तोशाखाना तबाही और बर्बादी हो गया सारा उस केस की। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस अपने माफ करा लिए, करप्शन के अपने नैब के कानून में तकरीबन 1100 अरब के जो पॉसिबिलिटी थी रिकवरियों की, वो इन्होंने नैब में तरमीम करके तबाह और बर्बाद कर दिया। ये अब कौम में बेवकूफ बनने वाले नहीं है। आपने अपना बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, तो ये अब ये जो ना ये चूरण बेचना, ये ना बताए। और आप आता दूसरी बात की तरफ, यानी बहरहाल ये खुशआइंद बात है कि पाकिस्तान आगे चल नहीं सकता था IMF। वैसे अजहर साहब, जो MD हैं IMF की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुस्बत इस्लाहात की हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत बेहतर और महंगाई कम हुई है। अच्छा, मैं वैसे बताऊं आपको तो फिर सऊदिया वगैरह या UAE वगैरह चाइना को 12 बिलियन डॉलर का रोल ओवर की गारंटी देने की क्या जरूरत थी? ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है ना। ये तो
अपना आपको खुश करने के लिए या कुछ लोगों को खुश करने के लिए चले, मैं इसको भी कबूल करता हूं, लेकिन पाकिस्तान याद रखिएगा डेट ट्रैट में बड़ी बुरी तरह से फंस चुका हुआ है। वो इकोनॉमिक हिटमैनों के कब्जे के अंदर है। हम जब तक अमेरिका और उसके हवारियों से जान नहीं छुटाते ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। आपको मदद उन्होंने की जो आपके करीबी दोस्त है। अच्छा, आपने जो इकोनॉमिक हिटमैनों का जिक्र किया, इसका मतलब है आपने इकोनॉमिक हिटमैन पढ़ी है और आप बिलीव करते हैं कि वो रियलिटी है? यस, मेरी बात सुने, मैंने तो बड़ी डीपली पढ़ी है और मुझे पता भी है। यानी आप सिर्फ इसी सिनेरियो में देख लें, आप ये जो कुछ अभी हो रहा है ये क्या है, ये इकोनॉमिक हिटमैन ही ना, कि आपको ट्रैट में फंसाया जा रहा है और आप फंस चुके हैं बड़ी बुरी तरह से। यहाँ पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। बेग साहब, अच्छा आप भी इस चीज़ की तायद करते हैं कि एफबीआर जो है उसने कह दिया कि मिनी बजट तरदीद कर दिया, कि एफबीआर ने वाजे कर दिया मिनी बजट के आने के कोई इम्कानात नहीं है। दूसरा, ये 12.97 ट्रिलियन रुपए का जो टैक्स पूरा करने का आज़म किया गया है, ये पॉसिबल है? देखिए, ये मेरी नाकिस राय के मुताबिक तो ये इम्पॉसिबल है। ये 9,700 अरब रुपए इस साल का टारगेट था जो गुजरा है, और 40% इजाफा करके 12,900 अरब रुपए का नया टारगेट है। इसके अगेंस्ट जीडीपी है 3.5%। 3.5% मुल्क की जो जीडीपी होती है वो 40% टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं कर सकती। आपको फास्टर जीडीपी ग्रोथ की तरफ 5-6% पे जाएं, एक माशी तरक्की हो। अच्छा, तो नाजरीन के लिए सादा अल्फाज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही आप यही कह रहे हैं? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो दूसरी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने ये कहा ना कि 40% इस जीडीपी के साथ जो इंक्रीज उन्होंने किया वो इम्पॉसिबल है। इन्होंने जो अभी स्कीम निकाली है, नॉन फाइलर खत्म कर दिया है। अगर इसके ऊपर इन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ गवर्नमेंट के रेट के साथ अमल करा और अमल करवाया, ये नॉन फाइलर को खत्म करके वो सख्तियां की कि वो मजबूर हुआ टैक्स नेट में आने के लिए और फाइल करने के लिए, तो काफी हद तक हमारी टैक्स रेवेन्यू हो सकती है। लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता, तो आप मशवरा क्यों नहीं देते हुकूमत को? आपके पार्टनर हैं, आप उनके पार्टनर हैं, आप उनके सपोर्टर हैं, आपकी वजह से हुकूमत कायम है, आप उनको मशवरा क्यों नहीं देते? या कभी, अच्छा दूसरा ये भी बताइए कि क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी से मुशावरत भी करती है ऐसे मामलात पे? जैसे अब आईनी तरमीम आई थी तो आधे से ज्यादा वुज़रा को, MNAs को, MPAs को पता ही नहीं था, पार्टी मेंबरान को, रहनुमाओं को पता ही नहीं था। देखें, जो मुस्लिम लीग नून है वो ड्राइविंग सीट पे है, वो फैसले करती है। काबीना में हम है नहीं, ECC में हम है नहीं, लेकिन जब मुशावरत अगर कभी करनी होती है अहम मसलों के ऊपर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह थी, तो वो करते हैं और हम उनके साथ हैं, हम उन्हें सपोर्ट ये नहीं कि कर सही रहे मानों में हैं। आप हुकूमत में वो रोल अदा नहीं कर रहे जो कि हुकूमती अलायंस का होता है या किसी पार्टी का होता है। पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, और अब एक अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पे एक पार्टी कहती है कि एक जस्टिस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फैसले करते हैं, दूसरी पार्टी ये कहती है कि नहीं, ये वाले जस्टिस नहीं, जो दूसरे वाले जस्टिस होंगे वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, वो उनको बड़े पसंद हैं। वो डायरेक्टली तो इस तरह का जुमला कोई नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन उनके बयानात, उनके स्टेटमेंट्स, उनकी ट्वीट्स, उनके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन से ये जाहिर होता है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में तो चले डिवाइड दिखाई देती है, अब ये वाले मामलात हमारी आला अदलिया में भी दिखाई देना शुरू हो गए हैं। तो क्या हमने जजेस को, जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल कर लिया? आपने कभी सुना है गवर्नमेंट के किसी बंदे ने ये कहा हो कि हम फलां जज की इज्जत करते हैं और फलां की नहीं? नहीं, मैंने अर्ज किया कि डायरेक्टली ये जुमला किसी ने बोला नहीं है। हम काजी फाइज ईसा साहब की भी इज्जत करते हैं। अच्छा। हम तमाम अदलिया के जितने जजेस हैं सबका एहतराम करते हैं। अच्छा, बात ये है कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि पाकिस्तान की अदलिया में भी डिवीजन नजर आई। तो आपने काजी फाइज ईसा साहब के अलावा आपने मंसूर अली शाह साहब का नाम नहीं लिया? मैंने सबसे पहले कहा है कि मंसूर अली शाह साहब की भी हम इज्जत करते हैं और काजी फाइज ईसा साहब की हम इज्जत करते हैं। ठीक है। और हम सिर्फ इन दो की नहीं, पूरी जजेस की जो इस वक्त कोर्ट्स में हैं, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हम सबका एहतराम करते हैं। ठीक है। तो हुकूमत को आप क्या समझती हैं
ये जो फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया है वो कहते हैं कि आईनी अदालत के हक में है लेकिन किसी शख्स के लिए तरमीम मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। तो ऐसा हुकूमत का आपके कौन से मफादात थे? आईनी अदालत फौरी तौर पे इस मौके पे जब चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट करीब आई है और नए चीफ जस्टिस साहब की नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा, तो क्या ऐसा परेशानी क्या थी हुकूमत को? बिस्मिल्लाह, बात यह है कि कोई परेशानी नहीं थी। हमने 2006 में जब मिसाक जमहूरियत साइन किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, तो उसमें भी ये एक शिक थी कि हम आईनी अदालतें कायम करेंगे। और अब आईनी अदालत कायम करना उसी मिसाक जमहूरियत की शिक का था कि हम अमलन इसको कायम करना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हजारों की तादाद में 70,000 के करीब फाइलें और एप्लीकेशन कलामी के लिए माजरत, जिस सीओडी का आप जिक्र कर रहे हैं वो 2000 के अवाइल में हुआ था, ये मिड में हुआ था और अब 2024 चल रहा है। नहीं, 2006 में हमने लंदन में जी हाँ, 2000 के मिड में मैंने अर्ज किया ना, तो अब 2024 चल रहा है। तो इस दौरान कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, पीपल्स पार्टी की नहीं, हमने जब इसकी आईनी जरूरत को अहम समझा कि जब 70,000 के करीब केसेस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, आईनी मुकदमात चले जाते हैं, उनकी हेयरिंग दूसरे दिन तारीख पड़ जाती है, शुरू हो जाती है, तो जो लोग इंसाफ के तालिब हैं वो या तो जेलों में मर जाते हैं अपनी अपील की सजा सुनते सुनते, और या फिर वो लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। इसी इंसाफ के इंतजार में तो हमने ये सोचा आईनी अदालत होगी, आईनी केसेस आईनी अदालत में जाएंगे और लोगों को इंसाफ जल्द मुहैया होगा। जो बरस से 70,000 फाइलों के अंदर अपने केसेस भेज के इंतजार में बैठे हैं, ठीक है, सिर्फ ये मकसद था। ठीक है। और बाकी मौलाना साहब ने जो कहा कि हम आईनी अदालत के तो हक में हैं, लेकिन किसी खास शख्सियत के लिए आईनी तरमीम करके उनको फ़ायदा नहीं। हमारा कोई मकसद किसी खास शख्सियत के लिए नहीं था। हम यही चाहते हैं कि आईनी तरमीम के अंदर एक और बहुत अहम शिक थी कि बलूचिस्तान सूबा जो पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ एक सूबाई उम्मीदवार का जो हल्का है 40,000 किलोमीटर पे मुहित है। हमने इसमें ये भी शिक रखी, मैं रिकॉल नहीं कर सकता नाम आपके, बढ़ा दी जाए। मैं बाद में आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा वो जानने के बाद नाम। आपके एक रहनुमा की जानिब से नून लीग की तरफ से ये बयान भी आया था पिछले दिनों के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से कि क्या आईनी अदालत में आप उनको जज अपॉइंट करेंगे, जस्टिस अपॉइंट करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ उनको उसका जस्टिस अपॉइंट नहीं करेंगे, हाँ जो बाकी नाम होंगे उनमें से एक नाम उनका भी हो सकता है। उन्होंने इनकार नहीं किया था, डिनाई नहीं किया था। अजहर सिद्दीक साहब, वैसे ताहिरा साहबा जो बात कर रही हैं कि ये तो बात फैक्ट है कि जब कोई आईनी मामला आता है अदालतें खुल जाती हैं, और एक आम आदमी जिसके 40-50 हज़ार से ज़ायद केसेस पेंडिंग हैं, वो दीवानी केसेस हैं, वो क्रिमिनल केसेस हैं, वो अरसा दराज से चल रहे हैं, 10-10 साल, 15-15 साल, और उनकी जो तारीख है वो 1-1, 2-2 साल, 5-5 साल के बाद आती है। और अभी स्पेसिफिकली इस वक्त जो मामलात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से जस्टिस मंसूर साहब, चीफ जस्टिस साहब, तो आप समझते हैं कि अगर आईनी अदालत मौजूद हो तो उसमें ऐसे मामला डिस्कस हो जाएंगे? उसमें मुज़ायका क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो मैं पहले कर दूं, 1985 से ये लोग चले आते हैं, ये आज तक टैक्स की बेस तो बढ़ा नहीं सकते। तो ये हमें जो टैक्स उसका चूरन देने वाली बातें हैं ना, क्योंकि ये वजह ये है इन्होंने उनसे वोट लेने होते हैं, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना इनमें कैपेसिटी है ना ये बढ़ा सकते हैं। अब आए अगली बात की तरफ। अच्छा, मैं जो कि वकील हूँ भाई, जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना, वो 3% केस जाते हैं, सिर्फ 3%। 20 लाख केसेस पेंडिंग है सिविल कोर्टों और सेशन कोर्टों के अंदर। बिलावल साहब कहते हैं 90% जाते हैं, तो उन्होंने फैक्ट से कहां से निकाले हैं? कुछ आपको मालूम हुआ? कोई रिसर्च किया आपने? बड़ी हैरानी होती है ना, 56,000 पेंडिंग, सिर्फ 56,000 केस पेंडिंग है ना सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, 56,000 50,000 प्लस। जी हाँ, सिर्फ 20 लाख केस पेंडिंग पड़ा है। हमने वहां नहीं कि वहां जजेस अपॉइंट करें, उसका फास्ट ट्रैक सिस्टम बताएं तो वहां बनाए ना। हाई कोर्ट में तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट में 26 असामियां खाली पड़ी हैं। तो ये जो चूरन बेचने वाले ना, ये जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए तो चूरन बेचने के लिए अच्छी चीज है, सवाल ही पैदा नहीं। आईनी तरामी में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जरूरत क्यों है भाई? क्या इंडिया में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान
तालिबान के विद्रोह में बताएं कोई है? वैसे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में है गालिबन, कोई एक दो, कोई यूरोपियन ममालिक हैं, कुल मिला के 50-60 ममालिक हैं दुनिया भर में जिनमें आईनी अदालतें हैं। मैं फिर बताता चलूं, इटली में भी है मैं गालिबन। बात करता हूं जी। अपने माहौल की। हीरो का फिगर है, यार 80 ममालिक में आईनी अदालतें कायम है। अच्छा ठीक है। यार ये बीच में इंटरफियर करने की ये बुरी आदत है इन लोगों अच्छा की यार। वो उन्होंने यार फैक्ट चेक कर दिया, उन्होंने बताया कि 80 से ज्यादा आईनी अदालतें हैं दुनिया भर में। अच्छा ये भी मैं चैलेंज, ये भी इनको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं अच्छा। चैलेंज दे रहा हूँ ऐसे कौन से ममालिक हैं, ऐसी लिस्ट ले लीजिएगा, फिर एक अलग प्रोग्राम तायरा साहिबा करेंगे आप इसके ये ऊपर। लिस्ट निकालिए, जब तक अजहर साहब बात कर रहे हैं और दोबारा से जब इनकी बारी आएगी तो फिर वो लिस्ट पे भी डिस्कस करेंगे। जी अच्छा, नहीं, देखिए आप लिस्ट के लिए एक अलग प्रोग्राम रखें। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी अजहर साहब, मैं ही कोई नहीं, मैं अगली बात बताऊं। ठीक है। देखिए जरा समझिएगा, मैं जो कि वकील हूं ना, जी हाँ। हमें कोर्ट की प्रोसीडिंग का पता है। इन्होंने पकड़ के अभी 8 जजेस लगाए, 2 जजेस लगाए, वो छुट्टियों में लगाए। अच्छा वो भी छुट्टियों में चले गए, तुम्हारे की बात देखें आप, यानी आप सुप्रीम कोर्ट में लगा, और उनमें से एक जज जो है वो आर्टिकल 63 के सुनने के लिए बिठा लिया। हम ख्याल बेंच की तरफ बात कर लेके जा रहा हूं मैं आपको, तो ये हमें ये चूरन नहीं बिक सकता, ये बता दूं आपको। अब आईनी तरमीम में देखा कि बंदे पूरे नहीं हो रहे, इनको खुद नहीं पता था आईनी तरमीम क्या है, वजीर कानून ने खुद आगे ओपनली मान लिया कि जनाब मुसवदा तो हमें अब मिला है। जब वो चीज सामने आई फिर हमने क्या देखा, फिर हमने क्या देखा कि सामने हमने देखा फजलुर रहमान ने कहा जाए ये 18वीं तरमीम जब की थी ना, तो तकरीबन 8 महीने आईनी पैकेज जी हाँ 8-9 माह। जी हाँ फिर जाके टेबल हुई थी ना। अब आप देखा कि नहीं, वो तो अगर हमारे वोटर तो हमारे वोट तोड़ रहे हैं, सेनेटर तोड़ना है, कोई एमएनए को खरीदना है, बेचना है, साके जमहूरियत में तय कि डिफेक्शन नहीं करेंगे आपको, और वोट भी नहीं, वोट की हद तक बड़ी क्लैरिफिकेशन है। अब क्या फैसला किया इन्होंने कहा वो आर्टिकल 63 वाला जो है ना वो फैसला खत्म किया जाए, ताकि अगर वो वोट दे वो वोट कास्ट हो जाए, बाकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर ऑर्डिनेंस बनाया गया, वो ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया हुआ, हमने उसको भी चैलेंज कर दिया हुआ है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इनका मकसद आम आदमी, आपने गालिबन लाहौर हाई कोर्ट में आपने दरखास्त दायर की थी। जी बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा सर ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, अगर बुरा ना मनाए तो नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। वेलकम बैक जी। बेग साहब ईमानदारी से बताइएगा, क्या आईनी तरमीम जब सामने आई मुसव्वदा, वो आपने देखा था, और देखा था तो कब देखा था? आपको क्या इन्फॉर्मेशन और क्या नॉलेज थी? देखिए मैं इसका बहुत दिनों से ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के एम्बिट में बातें हो रही थी कि ये हमारा अनफिनिश एजेंडा है, इसको हमने कंप्लीट करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात हो रही थी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि टाइम बहुत कम है, ये है कि इस बार जो पीपीपी खास तौर से बिलावल साहब जो लीड कर रहे हैं अमेंडमेंट, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे। उसमें मौलाना फजल रहमान की वो, लेकिन ये ऑन बोर्ड के उन्होंने बयान तब दिया ना जब उन्होंने देखा कि नंबर गेम पूरी नहीं हुई हमसे, फजलुर रहमान साहब नहीं माने, तो अब स्टेटमेंट आया कि तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पहले नहीं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें एतराजात था कुछ क्लॉजेस पे, जिसके लिए उन्होंने मशावरत के लिए वक्त मांगा था, जो उन्हें देख के बाद में डिस्कस किया है। तो आपको ये सुन के खुशी होगी कि इस वक्त सबसे जिन को जो शिकायतें थी मौलाना साहब को, उनको एड्रेस किया गया है। अच्छा। कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल क्लॉज नहीं है कि जो ठीक है सर, काबिल कबूल ना हो। ठीक है, पॉइंट टेकन। ताहिरा साहिबा, नवाज शरीफ साहब सुना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन जा रहे हैं, और क्या वाकई में जा रहे हैं? एक तो तस्दीक कर दीजिएगा, और अगर जा रहे हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए, तो आप नहीं समझती कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो लीड है, और ख़ासतौर पर पॉलिटिकल लीड, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो अपने इलाज मुआवजे के लिए बाहर जाते हैं। आज पाकिस्तान में ऐसे सरकारी अस्पताल नहीं है कि जहाँ पे वो अपना इलाज मुआवजा करा सकें। पहली बात तो ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जब हार्ट सर्जरी हुई तो वो कुदरती तौर पे यूके में थे और उन्होंने वहीं से सर्जरी करवाई। अब हर आदमी चाहता है कि मैंने जिस डॉक्टर से सर्जरी करवाई है मैं दोबारा उसी से चेकअप करवाऊं और उसी से दोबारा प्रिस्क्रिप्शन दे के पूछूं कि मेडिसिन कौन सी लेनी है, कौन सी छोड़नी है। मैंने अपनी हार्ट सर्जरी पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल से करवाई, ऐसी कोई मसले की बात नहीं। पाकिस्तान में बहुत काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन क्योंकि उनका क़याम उस वक्त लंदन में था तो वो सर्जरी उनकी वहीं हुई, और वो सर्जरी भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्योंकि उनका कुछ ही देर के बाद सर्जरी के हार्ट ब्लीड कर गया था और ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। इसलिए वो अपने उसी डॉक्टर को जाके कंसल्ट करती हैं
लेकिन वो कब जा रहे हैं, जाएंगे या नहीं, इसके बारे में और मुझे एक कोई और इल्म नहीं। ठीक है, और अगर जाते हैं तो उनको वापस भी आना चाहिए या वो दिल वो बर्दाश्त इंशाल्लाह हो चुके वापस हैं? आएंगे। अच्छा, वो तो उस वक्त वापस आए जब उनकी बीवी बस्तरे मर्ग पे थी, वो बेटी का हाथ पकड़ के आए। जब उन्हें पता था कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा, वो तब नहीं घबराए, तब नहीं डरे। तो है। अब इंशाल्लाह ताला क्यों डरेंगे, वापस आएंगे इंशाल्लाह चेकअप अजहर करवा के। सिद्दीक साहब, लास्ट क्वेश्चन क्विकली, 1 मिनट हमारे पास रह गया है, आपसे रिक्वेस्ट है। अब ये मैं बताएं कि बता बानी दूं। पीटीआई, मैं सवाल कर लूं ऐड, उसके साथ फॉलो अप कर लीजिएगा। अब मुझे बताएं कि बानी पीटीआई कहते हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब अगर आप उसको डिनाई करना चाहते हैं वो भी कर लें। तो ये बेवकूफ बनने वाली बातें खत्म हो गई हुई हैं। अब भैया एक बंदे को, मुजरिम को सजा हुई, वो सजा भुगतने के फौरन बाद डील करके तो बाहर चले गए थे। ख्वाजा आसफ ने खुद कहा था, अगर अगस्त 2018 में हुकूमत आई, अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया, नवंबर में ये 50 रुपए के स्टैंड पे बाहर चले गए और पाकिस्तान लौटा ही नहीं। कब लौटे? हमने कहा वजीर आज़म क्यों नहीं बने? इनके पास जवाब ही कोई नहीं है। वजह क्या है कि वो भाई डीलों में चल रहे हैं, इस मुल्क के नहीं चल रहे। इक्तदार अजीज है, जब तक इन लोगों के इक्तदार अजहर अजीज रहेगा, ये साहब मुल्क आगे- कबूतर उड़ा नहीं था। अजहर साहब कबूतर उड़ा नहीं था, वो नहीं उड़ा था। अब जिसने उड़ाया था सारा कुछ हमने देख लिया सोशल मीडिया के ऊपर। बस ये कबूतर ही उड़ाते रह जाएंगे बस। ठीक है, थैंक यू सो मच मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, अजहर सिद्दीक साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते मुलाकात।